अपने घर हिंदुस्तान भेज दिए ताकि मेरी बहनों की शादी जल्द से जल्द हो सके। इस सारे केस में एक बात पर मुझे शक हो रहा था। इस औरत की बेटी की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी थी और दूसरी बात ये कि वह मुझसे ही अपनी बेटी की शादी क्यों करना चाहती थी। कोई तो वजह जरूर थी जो वह मुझसे छुपा रही थी। यही बात सोच सोचकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। एक दिन वो औरत कहने लगी, 2 हफ्ते बाद तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी है। वो शादी से पहले ही यहाँ आ जाएगी, लेकिन तुम उसका चेहरा शादी के बाद ही देखोगे। इस औरत ने मुझे बताया कि मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए अपनी मासी के पास दूसरे देश चली गई है। जैसे ही वह वहाँ से वापस आएगी, उसी दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। मुझे लग रहा था कि औरत हमारी शादी बहुत ही सादगी से करवाएगी, लेकिन इस औरत ने तो इतनी धूमधाम से शादी की तैयारी शुरू कर दी थी कि मैं हैरान रह गया। सारे फंक्शन इतनी जबरदस्त है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। सारी तैयारियां हो चुकी थी और फंक्शन भी हो रहे थे, लेकिन इसकी अभी तक बेटी नहीं आई थी। अब मुझे शक हो रहा था कि क्या ये बिल्कुल शादी के समय पर ही आएगी, और यही हुआ। बारात वाले दिन सुबह सुबह मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा, एक बड़ी सी गाड़ी से एक लड़की निकलकर अंदर घर में चली गई और हमेशा की तरह अपने को एक चादर में ढक रखा था और उसका चेहरा भी ढका हुआ था। वही सी औरत की बेटी थी जो अब मेरी पत्नी बनने वाली थी, मगर उसने आज भी अपने चेहरे पर रुमाल ढका हुआ था। ये सब कुछ देखकर मैं हैरान हुआ था। फिर सोचा कि चलो जो भी है, आप शादी में कुछ ही समय बचा है और शादी के बाद ये राज भी खुल जाएगा। अब मुझे शादी का इंतजार था। मैंने अपने घर पर इस शादी के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था। मैंने सोचा था कि पता नहीं यह शादी कितने दिन तक चलेगी। मैं अपने घर वालों को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता। हमारी शादी हो गई और शादी के बाद दुल्हन को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैंने बहुत बेताबी से दुल्हन का चेहरा देखने के लिए जो घूंघट उठाया। जैसे ही उसका चेहरा मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ गए। उस औरत ने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर पाऊंगी, मगर ये दुल्हन के रूप में जो लड़की मेरे सामने बैठी थी, वह कोई और लड़की नहीं थी, बल्कि वह तो मेरे मुंह से ही चीज निकलते निकलते रुक गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और फिर एकदम मेरे सामने मेरा दिल आ गया था। जब मैं हिंदुस्तान में था, मेरा नाम आयुष है और मैं एमए करने के बाद नौकरी के लिए मारा मारा सड़कों की धूल खा रहा था। हर नौजवान की तरह मेरा भी हिंदुस्तान से बाहर रहने का सपना था। मोबाइल पर बाहर रहने वालों की जिंदगी वीडियो देख देख कर मेरा भी सपना हो गया था कि काश मेरा भी किसी बाहर के देश में वीजा लग जाए और मैं भी वहीं रहने चला जाऊं। मैं सबसे बड़ा भाई था और मुझसे छोटे 5 बहन भाई और थे। कभी कभी तो मुझे अपने माता पिता पर भी बहुत गुस्सा आता था कि उन्हें इतने बच्चे पैदा करने से पहले अपने ऊपर और अपने घर के हालात को और हमारी गरीबी को देख लेना चाहिए था। क्या था अगर वह कम बच्चे पैदा कर लेते, कम से कम मेरी जिंदगी तो आसान होती। घर का बड़ा बेटा होने के नाते मेरे कमजोर कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। मैंने आने के बाद ही नौकरी करनी शुरू कर दी थी। सुबह में मैं कॉलेज जाता और शाम में मैं जॉब करता था। ऐसे ही मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और फिर नौकरी के लिए सड़कों की धूल झाड़ने शुरू कर दी। लेकिन आज के समय में नौकरी मिलना कोई आसान काम नहीं है। बड़ी मेहनत के बाद और बहुत बड़े साहब के यहाँ ड्राइवर की जॉब मिल गई। सैलरी भी अच्छी खासी थी, इसलिए मैं खामोशी से वहाँ काम करने लगा। सुबह 7 बजे से ही मैं अपनी नौकरी पर चला जाता था और आपकी बेटी को दफ्तर छोड़ने चला जाता। कभी दोपहर को 2 बजे तक, कभी शाम को 5 बजे मैं मैडम को ऑफिस से घर वापस लाता। मुझे इसके अलावा और कुछ काम नहीं था। बाकी समय में मैं फ्री ही रहता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ साहब की बेटी को ऑफिस छोड़ने जाना और लेने जाना था। साहब की बेटी ने हमेशा अपना चेहरा कवर किया होता था। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था और न ही मुझे देखने की कोई ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं वहां पर सिर्फ अपना काम करने जाता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी हरकत की वजह से मैं नौकरी से निकाला जाऊं, क्योंकि मेरे घर के हालात भी ऐसे नहीं थे कि मैं कुछ दिन भी घर बैठकर खा सकूं। मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, अपने मालिक की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लो, क्योंकि वह एक करोड़पति बाप की बेटी है और तुम भी कुछ कम स्मार्ट नहीं हो। अगर उसे एक बार तुम पसंद आ गए तो सारी जिंदगी तुम्हारी मौज में कटेगी। मैं उनकी इस बात के बारे में कभी कभी सोचता और मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं शादी करूं, क्योंकि यह अमीर होने का शॉर्टकट और बहुत ही आसान तरीका था। लेकिन मैं अपनी डर की वजह से मालिक की बेटी के सामने नज़र तक नहीं उठा सकता था।
इस लड़की ने भी कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था कि वह शायद गूंगी है, क्योंकि इस 1 महीने के बीच में मैंने उसे बात करते हुए कभी भी नहीं सुना था। मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तुम खुद ही बात करने की कोशिश कर लिया करो, क्या पता वह जवाब दे दे। एक दिन बहुत हिम्मत से उससे बात करने की कोशिश की और पूछा, मैडम मुझे कल की छुट्टी चाहिए। कल मैं आपको छोड़ने और लेने नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैंने सोचा कि वह मुझसे कुछ तो कहेगी कि क्यों छुट्टी करनी है, क्या वजह है या तुम्हें क्या काम है, लेकिन उसने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और सिर्फ अपना सर हमें हिला दिया। मुझे खुद पर गुस्सा आया। मैंने सोचा कि क्यों मैं इस पत्थर दिल लड़की से अपना सर टकरा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी सूरत में मेरे जाल में फंसे कि अगले दिन मैंने जानबूझकर छुट्टी कर ली, क्योंकि मैं मैडम से छुट्टी की बात कर चुका था। अब मेरे पास छुट्टी करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैंने सोचा अगर छुट्टी करके अगले दिन जरूर पूछेगी, कल तुम्हें क्या काम था, लेकिन उसके पूछने से पहले ही उसके पिता ने मुझसे पूछ लिया कि कल तुम कहाँ गायब थे, आए क्यों नहीं थे। मैंने कहा, साहब जी आप कल घर पर नहीं थे। मैंने मैडम साहिबा को बता दिया था, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसी वजह से मैं कल नहीं आ सकता। साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, मगर अगली बार छुट्टी लेनी हो तो मुझे जरूर बता कर जाना। मेरी बेटी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, आगे से यह बात ध्यान रखना। मैं उनकी बात पर हैरान होकर सोचने लगा कि साहब अपनी बेटी से इस कदर नाराज क्यों रहते हैं। मैंने कभी भी मैडम से प्यार से बात करते हुए नहीं देखा था। एक दिन घर के पुराने नौकर से मालूम हुआ कि वो साहब की बेटी नहीं है, बल्कि साहब के भाई की बेटी है। उसका नाम खुशबू है, लेकिन सब उस एरिया मैडम कहते हैं। वैसे तो वह किसी और देश में रहती है, मगर साल की कुछ महीने यहाँ गुजरती है। साहब को उनके काम से बहुत ज्यादा नफरत है, मगर वह कुछ नहीं है। मैंने आज तक ध्यान से नहीं देखा था कि वह कहाँ जाती है और क्या काम करती है। मैं सिर्फ उसे उतार कर वापस गाड़ी लेकर आ जाता था। जब मैंने वहां का बोर्ड पढ़ा तो उसे पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो तो कोई सेंटर था जो किन्नरों की देखभाल के लिए बनाया गया था। उसी सेंटर के अंदर चली गई। मैंने गाड़ी कुछ दूर के फासले पर खड़ी कर दी। कुछ देर बाद कुछ किन्नर वहां से बाहर निकले तो मैंने एक आदमी से पूछा कि यहाँ की मालकिन को। उसने मुझे बताया कि रिया मैडम है, बहुत बड़े घराने से उनका ताल्लुक है, बहुत अमीर है, बहुत अच्छी लड़की है, वो यहाँ पर किन्नरों को पढ़ाने आती है। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ, सोचा कि मैडम कितनी अच्छी है, इन्हीं किन्नरों का कितना ख्याल है। अब वो मुझे सच में बहुत अच्छी लगने लगी। मैंने धीरे धीरे उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों में ही वह भी मेरे साथ घुल मिल गई। अब अक्सर हमारी बातचीत होती रहती थी। गाड़ी में बैठते ही अपने चेहरे से इस रुमाल को हटा लिया करती थी और पूरे रास्ते में हमारी बातें होती रहती थी। मुझे भी उनके चाचा की तरह उनका किन्नरों के लिए काम करना था, लेकिन मैं उसे यह बात नहीं कह सकता था। अब मुझे लगने लगा था कि वह भी दिल ही दिल में मुझे पसंद करने लगी है। बहुत जल्द हमारी मुलाकातों की कहानी रिया मैडम के चाचा की नजरों में आ गई। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मुझसे कहने लगे, क्या तुम जानते हो रिया की असलियत क्या है? अगर असलियत जान जाओगे तो यहाँ से भाग जाओगे, उससे मिलना तो दूर उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करोगे। मैंने उनसे कहा कि ऐसी क्या सच्चाई है, रिया मैडम से शादी करना चाहता हूँ। मालिक मेरी बात सुनकर मुझे अजीब नजरों से देखने लगे और कहने लगे कि वह कोई लड़की नहीं है, बल्कि वह तो एक किन्न है। वह ना कोई मर्द है और ना ही कोई औरत, बल्कि वह तीसरी जाति से ताल्लुक रखती है, तो मुझसे क्या शादी कर सकते हो? ये सुनकर तो जैसे मेरे सर पर पूरा आसमान टूट पड़ा। मैं सोचने लगा कि मुझे रिया का उन लोगों से लगाव देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि उसकी सच्चाई क्या है। जब भी वह लोगों के साथ होती थी तो यही लगता था कि वह भी इन्हीं लोगों का एक हिस्सा है, मगर मैंने कभी उस पर शक करने का सोचा भी नहीं था। इस आदमी ने मुझसे सही कहा था। मैं रिया की सच्चाई सुनकर उल्टे कदमों वहां से भाग गया। रिया से हर तरीके का रिश्ता नाता मैंने खत्म कर लिया था। आप मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा था, क्योंकि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। उसकी सच्चाई जानने के बाद मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। मैंने वह नौकरी भी छोड़ दी थी, लेकिन वह नौकरी छोड़कर मैंने जगह जगह की ठोकरें खाई। बहुत कठिनाइयों के बाद मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई और मैं कनाडा चला आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के मेरी किस्मत में क्या लिखा है। आपने शादी के लिए हाँ करते हुए मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी लिया था। आया नहीं आया था, मगर जो सोचा नहीं था वह हो गया। इस समय मेरी दुल्हन के रूप में कोई और नहीं बल्कि रिया ही मेरे सामने मेरी दुल्हन बनकर बैठी थी।
जितना हैरान मैं उसे देखकर हुआ था, उतना ही वह भी मुझे देखकर हैरान हो गई थी। मैंने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया। मैं तो ये सोच सोचकर पागल हो रहा था, मैंने किन्न से शादी कर ली है। मुझे तो चक्कर आने लगे थे, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं मैडम से पैसे ले चुका था और अपने घर पर भी भेज चुका था और उन्हें पैसों से मेरी बहनों की शादी की तैयारियां भी चल रही थी। अगर मैंने मैडम से पैसा नहीं लिया होता तो मैं इसी समय वहां से भाग जाता। मेरी मजबूरी और मेरे लालच मुझे आज कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया था कि मैंने किन्न से शादी कर ली थी और अभी किन्न मेरी पत्नी के रूप में मेरे सामने बैठी थी। मैंने गुस्से में आकर उसे अपने कमरे से निकाल दिया। वो कुछ नहीं बोली और खड़ी हो गई और अपनी माँ के पास चली गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई, मैंने उसी समय अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया है। उसको अपने कमरे में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरी रात मेरी जागते हुए गुजरी। जैसे ही सुबह हुई तो मेरे सास मेरे पास आए और मुझे धमकी दे, चुपचाप मेरी बेटी को अपना लो और फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम्हें अपनी बाकी सारी जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। सोचो तुम्हारे परिवार वालों का क्या होगा। अब मैं मजबूर होकर अपने परिवार वालों की खातिर उठकर खड़ा हुआ और फंक्शन के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि इस औरत की बहुत बहुत दूर तक है, वह कुछ भी कर सकती थी और मैं यहाँ की जानता भी नहीं था। जब मैं बाहर गया और मैंने रिया को तैयार देखा तो वह कहीं से भी किन्न नहीं लग रही थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह लड़की नहीं बल्कि एक किन्न है। मैं बहुत उलझ कर रह गया था। फंक्शन खत्म होने के बाद रात को मैं कमरे से बाहर निकलकर लॉन में आ गया। तब मेरे सास मेरे पास आए और प्यार से मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो। मैंने उनसे बहुत गुस्से में कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है। आपने मुझसे कहा था कि मेरी शादी आपकी बेटी से होगी, यानी एक लड़की से आपने मुझे धोखा दिया और मेरी शादी किन्न से करवा दी। आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। वह कहने लगी, तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है। मेरी बेटी किन्न नहीं है बल्कि सच्चाई कुछ और ही है जो तुम नहीं जानते। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे कोई सच्चाई नहीं सुननी, बस आप मेरी जान छोड़ दें। इससे पहले मेरे साथ मुझसे कुछ। रिया कमरे से निकलकर आई और बोली, ठीक है, 2 महीने बाद तो मुझे डिवोर्स देकर वापस हिंदुस्तान जा सकते हो और मेरी माँ ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं वह भी तुमसे वापस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन मेरी एक और शर्त है। मैं रिया की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो 2 महीने बाद ही सही, मेरी जान तो छूट जाएगी। इस 2 महीने के लिए उसकी शर्त यह थी कि दूसरे लोगों के सामने मुझे उसका पति बनने का नाटक करना होगा, क्योंकि अभी हमारी शादी हुई थी और अब हमें रोज दावत में जाना पड़ रहा था। मैं बहुत हैरान होता और सोचता रहता था कि यहाँ में क्या कोई भी रिया की असलियत नहीं जानता कि वह क्या है। इन 2 महीनों के अंदर मैंने उस पर पूरी नजर रखी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी वैसी बात पता नहीं चली। दिन के समय मुझे हर वक्त उसके साथ रहना पड़ता था, लेकिन रात होते ही मैं दूसरे कमरे में चला जाता और वह अपने कमरे में जाकर सो जाती। ऐसे ही करते करते 2 महीने पूरे हो गए। मैंने डिवोर्स के पेपर तैयार करवा लिए थे। मेरे साथ मुझसे कहने लगी कि तुम एक बार फिर से सोच लो, अभी भी समय है। तुम सच्चाई नहीं जानते हो, वरना ऐसा ना हो कि जब तुम्हें सच मालूम हो तो तुम्हारे पास पछताने के अलावा और कोई चारा न बचे और तुम हाथ मलते रह जाओ और अपने किए पर जिंदगी भर पाता रह जाएगा। समझ गया था कि वह मुझे रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वह मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बेटी के साथ ही रखना चाहती है, लेकिन हिंदुस्तान वापस जाने का फैसला कर चुका था। मैं उसे डिवोर्स देकर वापस आ गया। अब यहाँ आकर मुझे नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी थी। यहाँ मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी, इसलिए मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। जो मेरे दिल में सपने थे हो गए थे। 3 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद मैं छोटा सा बिजनेस खड़ा करने में कामयाब हो गया था। इसी काम के सिलसिले में एक बड़े ब्रांड के ऑफिस में मीटिंग करने के लिए मुझे किन्न नहीं है बल्कि वह एक बहुत अच्छी लड़की है। जब वह पैदा हुई थी तो डॉक्टर को ऐसा लगा था कि वह किन्न है, मगर 15 साल की उम्र में कुछ बीमारी के रहते हुए उसका एक ऑपरेशन हुआ। तब वह एक लड़की बन गई, लेकिन उसके खानदान वालों ने इस बात पर यकीन नहीं किया और रिया की पड़ोसियों और खानदान वालों ने कहना शुरू कर दिया कि वह किन्न है। लोगों की बातों से तंग आकर रिया के माता पिता उसे कनाडा लेकर शिफ्ट हो गए। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद रिया ने किन्नरों के लिए कुछ करने का सोचा। उस पर सिर्फ किन्न होने का इल्जाम ही लगा था, वह किन्न नहीं थी। फिर भी लोगों और उसके अपने खानदान वालों ने ही उसकी जिंदगी जहन्नम बना दी थी। उसके अपने ही ताना देते थे,
अब सोचने लगी थी कि जो लोग सच में मुझ जैसे हैं, यानी कि नहीं, तो उन लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल होता होगा। इसलिए वह साल के कुछ महीने स्थान में रहने के लिए आती थी और उसने एक सेंटर खोल लिया था। उसकी इस काम की वजह से उसके रिश्तेदारों का शक और ज्यादा बढ़ गया था कि वह लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर मुलाकात तुमसे हुई। इसी बीच रिया की मुलाकात तुमसे हुई तो मुझे अच्छे लगने लगे और वह बहुत जल्द ही तुमसे मोहब्बत करने लगी। लेकिन तुम भी और लोगों की तरह ही निकले और उसकी चाचा की बातों में आकर उसे छोड़कर भाग गए। तुम्हारे जाने के बाद रिया बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। जब उसकी माँ को तुम्हारे बारे में पता चला तो उसने तुम्हें क्या कनाडा बुलवाया। तुम्हारे जाने के सारे इंतजाम भी उन्होंने ही किए थे। वो किसी भी हाल में अपनी बेटी का दिल और घर बसाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें मजबूर करके और तुम्हें पैसों का लालच देकर तुम्हारी शादी करवा दी। वो सोच रही थी कि शादी की रात तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी कि रिया किन्नर नहीं बल्कि एक लड़की है। लेकिन तुम तो इतने पत्थर दिल निकले कि तुमने रिया की बात सुनना गवारा नहीं किया कि उसे अपने कमरे से निकाल दिया। तुम रिया को वही समझ रहे थे जो तुम्हें लोगों ने बताया था। अगर तुम एक बार भी उससे बात कर लेते तो तुम्हें सच्चाई पता चल जाती, मगर तुम उसे डिवोर्स देकर यहाँ वापस आ गए। तुम्हारे जाने के बाद एक बार फिर से यह बहुत ज्यादा थक गई थी। उस समय मैंने उसे सहारा दिया और इसकी सारी सच्चाई जानने के बाद मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। अब हम वहां से हमेशा के लिए हिंदुस्तान आ गए। सारी बातें मुझे खुद रिया ने अपने मुंह से बताएंगे, ताकि कल को मैं उसे तुम्हारी तरह छोड़कर ना चला जाऊं। ये सब बातें सुनकर मैं तो ऐसा हो गया था जैसे मेरे जिस्म में जान है। मैंने क्या कर दिया था? मैंने अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरा दोस्त है, सालों से विदेश में धक्के खा रहा था, लेकिन उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली और रिया से शादी करने के बाद वह आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा था। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि किस्मत ने बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी, मगर तुमने लोगों की बातों में आकर हर बार उसे धुधाकार दिया। तुम बहुत बदकिस्मत हो कि रिया जैसी लड़की को तुमने छोड़ दिया। सारी बात पूरी होने के बाद मैं बहुत दुख के साथ ऑफिस से बाहर निकल कर आ गया। इन सब में सारा कसूर मेरा अपना था, सारी गलती मेरे अकेले की ही थी। काश मैं उस समय रिया की बात सुन लेता तो आज रिया मेरी पत्नी होती। मैंने तो उसके साथ बहुत गलत किया था, इसीलिए शायद भगवान ने उसे मुझसे दूर करके उसे एक अच्छा जीवन साथी के साथ दे दिया था। अब मेरे पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं था। काश तब मैं अभी, काश सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहना था, क्योंकि मेरे जैसे बेवकूफ की सजा यही होती है कि वह काश के सहारे ही अपनी जिंदगी गुजार ले। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वालों को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।